इंट्रोडक्शन टू इन्वेस्टमेंट। द टर्म इन्वेस्टिंग कुड बी एसोसिएटेड विद डिफरेंट एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग टर्म को हम अलग अलग एक्टिविटीज़ के साथ पढ़ सकते हैं कि लेकिन इसमें कॉमन टारगेट होता है एक्टिविटीज़ का कि मनी को एम्प्लॉय करना ड्यूरिंग द टाइम पीरियड सीकिंग टू इनहेंस द इन्वेस्टर वेल्थ। की जब भी कोई टाइम पीरियड होता है तो हम सिर्फ इन्वेस्टर की हेल्थ के बारे में सोचते हैं कि फंड्स को इन्वेस्ट करना है एसेट्स में जो ऑलरेडी हमारे पास ओन की गई है, बोरो करना है मनी को और सेविंग्स को। बाय फॉरगोइंग कंजप्शन टुडे, कि जो भी कंजप्शन है वो आज हम कर रहे हैं और इन्वेस्ट करते हैं अपनी सेविंग में, इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है कि वो अपने फ्यूचर कंजप्शन या पॉसिबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करेगा वेल्थ के साथ। हाउएवर इट इज़ ऑलवेज यूजफुल टू मेक अ डिस्टिंक्शन, लेकिन हमेशा इसमें एक डिस्टिंक्शन होता है कि रियल और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं। रियल इन्वेस्टमेंट यूजुअली इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ टेंजिबल एसेट। जो रियल इन्वेस्टमेंट होते हैं उसमें कोई ना कोई टेंजिबल एसेट होती है जैसे कि लैंड, मशीनरी, फैक्ट्रीज। और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व करता है कॉन्ट्रैक्ट जो पेपर या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं जैसे कि स्टॉक्स या फिर बॉन्ड्स। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी इन्वॉल्व करती है फंड्स को यूज़ करना, उनको सेव करके एक्वायर करने में असेट्स को, या फिर कोई भी हम असेट्स को क्रिएट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट एक एम्प्लॉयमेंट है फंड्स का, असेट्स का, ओन असेट्स इन द एम ऑफ अर्निंग इनकम और कैपिटल के। इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट करते हैं फंड्स को यूज़ करते हैं असेट्स के लिए ताकि हम इनकम अर्न कर सके और कैपिटल एप्रिसिएशन मिल सके। डेफिनेशन इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी। इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी की स्टडी करते हैं ताकि, और साथ में एक पर्पज़ होता है फॉर द पर्पज़ ऑफ सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग, ताकि हम अच्छे से इन्वेस्ट कर सकें। एंड इन्वेस्टमेंट इज द परचेज ऑफ गुड्स दैट आर नॉट कंज्यूम टुडे बट आर यूज इन द फ्यूचर टू क्रिएट वेल्थ। इन्वेस्टमेंट एक गुड्स को परचेज करने का तरीका है जिनको हम आज कंज्यूम नहीं करेंगे लेकिन फ्यूचर में हम उससे वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, धन कमा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, इन्वेस्टमेंट इज डिफाइंड एज द एक्शन और प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट मनी फॉर प्रॉफिट। किया ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट के अंदर हम एक एक्शन या प्रोसेस को फॉलो करते हैं जिसमें हम मनी को इन्वेस्ट करते हैं प्रॉफिट के लिए। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। दो तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं, रियल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। रियल इन्वेस्टमेंट में हम एसेट्स को परचेज करते हैं, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में सिक्योरिटीज़ को परचेज किया जाता है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्वेस्टमेंट की इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल कि इसमें जो भी हमारा अमाउंट हम एम्प्लॉय करते हैं वो हमेशा सेफ़ रहेगा। लिक्विडिटी कि जो हमारी कैपिटल है या फिर हमारे कैश है वो सब क्या रहेंगे, लिक्विडिटी रहेगी, हमारे हाथ में कैश रहेगा। इनकम स्टेबिलिटी रहती है जैसे कि डिबेंचर हो गए। कैपिटल एप्रिसिएशन की हमारी इक्विटी में अगर हम अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो इक्विटी की वैल्यू बढ़ जाती है। टेंजिबिलिटी कि हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग आ जाती है इन्वेस्टमेंट करने से। तो इन्वेस्टमेंट रेफर टू इन्वेस्टिंग मनी इन फाइनेंशियल फिजिकल एसेट एंड मार्केटिंग एसेट। इन्वेस्टमेंट में हम इन्वेस्ट करते हैं अपनी मनी को फाइनेंशियल फिजिकल एसेट और मार्केटिंग एसेट्स में। और मेजर इन्वेस्टमेंट फीचर्स के अंदर रिस्क, रिटर्न, सेफ्टी, लिक्विडिटी, मार्केटेबिलिटी, कंसिलेबिलिटी, ग्रोथ, परचेजिंग पावर, स्टेबिलिटी, ये सब बेनिफिट हमें मिलते हैं। रिस्क क्या होता है, रिस्क रेफर टू द लॉस ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। रिस्क के अंदर जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है किसी भी इन्वेस्टमेंट की वो लॉस हो जाती है। इट इज़ वन ऑफ द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। ये एक इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है कि जो रिस्क है वो डिपेंड करता है फॉलोइंग फैक्टर्स पर। व्हेन इन्वेस्टमेंट मैच्योरिटी पीरियड इज़ लॉन्गर कि जब इन्वेस्टमेंट मैच्योरिटी पीरियड बड़ा होता है तो इन्वेस्टर यहाँ पर बड़े रिस्क लेता है। गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट बॉडीज़ होती है तो वो सिक्योरिटीज़ को इशू करती है जिनके ऊपर लेस रिस्क होता है। इन द केस ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट और फिक्स डिपॉजिट की जहाँ पर डेट इंस्ट्रूमेंट होता है या फिक्स डिपॉजिट करना होता है तो जो भी रिस्क होगा इन्वेस्टमेंट के ऊपर या उससे कम तो उसको सिक्योर किया जाता है, फिक्स इंटरेस्ट को पे किया जाता है डिबेंचर्स के लिए। इन केस ऑफ ओनरशिप इंस्ट्रूमेंट कि जो ओनरशिप इंस्ट्रूमेंट है उनके केस में इक्विटी हो गए या फिर प्रेफरेंस शेयर हो गए तो रिस्क यहाँ पर ज़्यादा होता है अनसिक्योर्ड की वजह से। नेचर और वेरिएबिलिटी उनके रिटर्न की ओनरशिप के करैक्टर की देखी जाती है। जो रिस्क डिग्री है वेरिएबिलिटी रिटर्न में दिखाई देती है कि इसमें ओनरशिप कैपिटल ज़्यादा हो सकती है डेट कैपिटल से। तो जो टैक्स प्रोविज़न है वो इन्फ्लुएंस करते हैं रिटर्न ऑफ रिस्क को। रिटर्न क्या होता है, रिटर्न रेफर टू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट कि जो हमने इन्वेस्टमेंट किया उससे हमें कितनी इनकम मिलेगी वापस, तो वो रेट ऑफ रिटर्न होता है जो एक्सपेक्ट किया जाता है किसी भी इन्वेस्टर के द्वारा। रिटर्न इज़ एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। रिटर्न मेजर फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है इन्वेस्टमेंट के पैटर्न को इन्वेस्टर के द्वारा। इन्वेस्टर हमेशा यहाँ पर प्रेफर करता है कि उसको हाई रेट ऑफ रिटर्न मिले अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। नेक्स्ट इज सेफ्टी। सेफ्टी रेफर टू द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर प्रिंसिपल अमाउंट एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न की सेफ्टी में हमें प्रोटेक्शन मिलती है इन्वेस्टर की प्रिंसिपल अमाउंट से, उनकी जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है उनसे। सेफ्टी एक इसेंशियल और क्रूशियल एलिमेंट है इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टर यहाँ पर प्रेफर करता है कि उसकी कैपिटल को सेफ्टी मिलनी चाहिए। कैपिटल में बिना मनी के लॉस के उसको टाइम मिलना चाहिए कि वो उसको रिटेन कर सके। तो इन्वेस्टर यहाँ पर प्रेफर करता है लेस रिस्क सिक्योरिटी जिसमें बहुत कम रिस्क है। ही चूजेस गवर्नमेंट बॉन्ड्स, वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स चूज़
करता है इन केसेस वेयर इन्वेस्टर प्रेफर हाई रेट ऑफ रिटर्न, जहाँ पर इन्वेस्टर को हाई रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। इन्वेस्टर प्राइवेट सिक्योरिटीज़ को भी चूज़ कर सकता है जिनकी सेफ्टी कम होती है। नेक्स्ट है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी रेफर टू इन्वेस्टमेंट रेडी टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश, कि लिक्विडिटी में वो सारे इन्वेस्टमेंट आएंगे जो रेडी हैं कन्वर्ट करने के लिए कैश में। दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं यहाँ पर हम कैश फॉर्म को इमीडिएटली अवेलेबल करवा सकते हैं। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि इन्वेस्टमेंट रिलाइजेबल है, सेलेबल है और मार्केटेबल है, कि मार्केट में भी जा सकते हैं, रिलाइज भी किया जा सकता है इन्वेस्टमेंट को, और सेल भी किया जा सकता है। जब लिक्विडिटी हाई होती है तो रिटर्न लो भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यूटीआई यूनिट्स हो गई, या कोई इन्वेस्टर जनरली प्रेफर करता है लिक्विडिटी उसके इन्वेस्टमेंट में, तो वो और सेफ्टी ऑफ फंड भी देखता है, तो वो मिनिमम रिस्क और मिनिमम रिटर्न का इन्वेस्टमेंट कर सकता है। नेक्स्ट है मार्केटेबिलिटी। मार्केटेबिलिटी में हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं सिक्योरिटीज़ का मार्केट में। मार्केटेबिलिटी का मतलब है कि हमने कोई एसेट परचेज़ किया, यानी इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद फिर हमने उसको सेल कर दिया, तो ये मार्केट के अंदर हमने ट्रेडिंग की, इसलिए ये होता है मार्केटेबिलिटी, कि जो सिक्योरिटीज़ लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में ईजिली मार्केटेबल है, यानी उसको मार्केट में हम चला सकते हैं। जो लिस्टेड नहीं है उनसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी शेयर करती है ईजिली ट्रांसफरेबल, कि वो अपनी जो भी इनकम होगी उसको ट्रांसफ़र करवा सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। नेक्स्ट है कंसिबिलिटी, एक अनदर इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक इन्वेस्टमेंट की। कंसिबिलिटी का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट टू बी सेफ फ्रॉम सोशल डिसऑर्डर, कि जो हमारे इन्वेस्टमेंट है वो सोशल डिसऑर्डर से दूर है, गवर्नमेंट को कॉन्फिस्केशन किया गया है, अनअक्सेप्टेबल लेवल है वहाँ पर टैक्सेशन का। प्रॉपर्टी को कंसीलेबल बनाया जाता है कि प्रॉपर्टी जो है वो हमारी सेफ रहेगी सोशल डिसऑर्डर से। एंड शुड लिव नो रिकॉर्ड ऑफ इनकम रिसीव फ्रॉम इट्स यूज़ और सेल, इसमें हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं रहेगा जो भी हमने इनकम रिसीव किया, यूज़ किया या सेल किया। गोल्ड, प्रीसियस स्टोन, या फिर जिनको हम एस्टिमेट कर सकते हैं इन पर्पज़ के लिए, बिकॉज दे कंबाइन हाई वैल्यू, इनके पास हाई वैल्यू होती है जिसके साथ स्मॉल बल्क होता है और रेडली ट्रांसफरेबल है, ये इनको हम ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कैपिटल ग्रोथ। कैपिटल ग्रोथ में हम इन्वेस्टमेंट को अप्रिशिएट करते हैं। कैपिटल ग्रोथ आज के टाइम में एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इन्वेस्टमेंट का। कैपिटल एप्रिशिएशन को हम कैपिटल ग्रोथ भी कहते हैं। इसमें हम वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं इन्वेस्टमेंट की ओवर टाइम। इट टेल्स यू हाउ मच प्रॉफिट यू वुड पे टैक्सेस ऑन, ये आपको ये बताता है कि आप कितना प्रॉफिट पे करोगे इफ़ यू सोल्ड द इन्वेस्टमेंट दैट डे, कि आप उस दिन इन्वेस्टमेंट को सेल करते हो तो उस दिन आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा। इन्वेस्टर और उनके एडवाइज़र कॉन्स्टेंटली एक ग्रोथ स्टॉक चाहते हैं राइट इंडस्ट्रीज़ में जो राइट टाइम पर खरीदे जाए। नेक्स्ट है परचेजिंग पावर स्टेबिलिटी। इसका मतलब होता है बाइंग कैपेसिटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट के थ्रू। परचेजिंग पावर स्टेबिलिटी एक इंपॉर्टेंट ट्रेट हो सकता है इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट हमेशा इन्वॉल्व करता है कि हम अपने करंट फंड को कमिट करें। ऑब्जेक्टिव होता है हमारा इसके साथ कि हम ज़्यादा फ्यूचर फंड को रिसीव करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट एनालिसिस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को दिखाता है। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ इनकम। इसका मतलब होता है कि हमें कॉन्स्टेंट रिटर्न मिलता रहे इन्वेस्टमेंट से। एक और मेजर कैरेक्टरिस्टिक है इस फीचर की इन्वेस्टमेंट में कि हमारी इनकम स्टेबल होनी चाहिए। स्टेबिलिटी इनकम हमेशा अलग अलग रास्तों को देखती है, सिक्योरिटी के प्रिंसिपल को देखती है। हर एक इन्वेस्टर को कंसीडर किया जाता है कि वो स्टेबल है, मॉनेटरी इनकम है उसके पास, और उसके पास इनकम के लिए परचेजिंग पावर भी है। नेक्स्ट है टैक्स बेनिफिट। ये लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है इन्वेस्टमेंट के फीचर की, प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, कि इसमें हम एक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम को प्लान करते हैं बिना किसी टैक्स बर्डन को कंसीडर किए हुए। ये मोस्टली में भी कॉस्टली टू इन्वेस्टर, ये इन्वेस्टर के लिए कॉस्टली हो सकता है। इसमें दो प्रॉब्लम हम फेस कर सकते हैं। वन कंसर्न विद द अमाउंट ऑफ इनकम पेड बाय द इन्वेस्टमेंट, कि एक जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट की पे की है, इनकम अमाउंट ऑफ इनकम पे की है इन्वेस्टमेंट ने, और दूसरा बर्डन ऑफ इनकम टैक्स, कि जो भी इनकम हमें रिसीव होगी उसके ऊपर इनकम टैक्स का बर्डन भी आ जाता है। नेक्स्ट है नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत क्यों है? एंड इन्वेस्टमेंट इज़ एन इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल फैक्टर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रेजेंट डे कंडीशन, की इन्वेस्टमेंट एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल फैक्टर है प्रेजेंट डे की कंडीशन को पूरा करने के लिए। कुछ फैक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन इन्वेस्टमेंट को आगे ले जाने में, जैसे कि लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी और प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट, इंक्रीजिंग रेट्स ऑफ टैक्सेशन, हाइयर interest rates, high rate of inflation, large incomes, availability of a complex number of investment outlet। तो longer life expectancy कहता है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है लोगों के लिए इंडिया में। रिटायर बिटवीन द एज ऑफ 56 to 60, जो रिटायर हो जाते हैं 56 to 60 ईयर में, इन्वेस्टमेंट डिसीजन को वहाँ पर प्लान किया जाता है बहुत ही बुद्धिमान तरीके से, ताकि हम सारे डिसीजन को सेव कर सकें। सेविंग ऑन देयर ओन डज नॉट इंक्रीज वेल्थ, कि अगर वो खुद से सेविंग करते हैं तो उससे धन नहीं बढ़ेगा। द सेविंग मस्ट बी इन्वेस्टेड इन सच अ वे दैट द प्रिंसिपल एंड इनकम विल बी एडुकेट। इसमें जो भी सेविंग होगी वो इस तरह से इन्वेस्ट की जाती है कि जो प्रिंसिपल है या इनकम है वो एडिक्वेट होनी चाहिए ग्रेटर नंबर ऑफ रिटायरमेंट ईयर्स के लिए। लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक रीज़न हो सकता है इफेक्टिव सेविंग का। फर्दर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ भी हो सकती है जो हेल्प करती है इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। इंक्रीजिंग रेट्स ऑफ टैक्सेशन, व्हेन टैक्स रेट इज़ इंक्रीज, जब टैक्स रेट को इंक्रीज़ किया जाता है तो ये फोकस करता है जनरेटिंग
सेविंग बाय द टैक्स पेयर, की जो भी सेविंग है टैक्स पेयर उसको करे। व्हेन द टैक्स पेयर इन्वेस्ट देयर इनकम इन प्रोविडेंट फंड, जब टैक्स पेयर अपनी मनी या इनकम को प्रोविडेंट फंड में, पेंशन फंड में इन्वेस्ट करता है, या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया में, लाइफ इंश्योरेंस, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, डेवलपमेंट बॉन्ड, पोस्ट ऑफिस कम्युलेटिव डिपॉजिट स्कीम में करता है, तो ये टैक्सेबल इनकम को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है साउंड इन्वेस्टिंग प्लान का। इंटरेस्ट रेट अलग हो सकता है इन्वेस्टमेंट से। देयर में भी चेंजेस बिटवीन डिग्री ऑफ रिस्क एंड सेफ इन्वेस्टमेंट, किसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं डिग्री ऑफ रिस्क के साथ या सेफ इन्वेस्टमेंट के साथ। दे में ऑल्सो डिफर ड्यू टू डिफरेंट बेनिफिट स्कीम, अलग अलग बेनिफिट स्कीम की वजह से ये अलग अलग भी हो सकते हैं जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन में ऑफर की गई है। एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा एक फैक्टर होता है जिसके अंदर कुछ फेवरिंग आउटलेट होते हैं, इन्वेस्टमेंट की स्टेबिलिटी होती है इसमें इंटरेस्ट की, जो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट माना जाता है हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन एक कॉन्टीन्यूस प्रॉब्लम है, ये अफेक्ट करती है राइजिंग प्राइजेस को। सेवरल प्रॉब्लम आर एसोसिएटेड एंड कपल विद फॉलिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के, इसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम एसोसिएट है इन्फ्लेशन के साथ। देयरफॉर इन्वेस्टर केयरफुली स्क्रूटनी ऑफ द इन्फ्लेशन, कि तो जो इन्वेस्टर उसको केयरफुली सारे इन्फ्लेशन को स्क्रूटनाइज करना चाहिए, फिर उसको फर्दर इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को डिले करना चाहिए। इन्वेस्टर यहाँ पे इंश्योर कर सकता है कि वो जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है उसको सेफ रखे, अपने इन्वेस्टमेंट को सिक्योर रखे। इसमें दोनों क्रूशियल हो सकती हैं पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, कि यहाँ पर जो भी इंटरेस्ट गेन किया गया है इन्वेस्टमेंट के द्वारा वो एक क्रूशियल फॉर्म है। इनकम एक अनदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इन्वेस्टमेंट का, जहाँ पर गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है जॉब्स अनएम्प्लॉयड पर्सन को कंट्री में। अल्टीमेट रिजल्ट इसका क्या होगा कि इनकम इंश्योर करते हैं, तो यहाँ पर हम एक्स्ट्रा इनकम को सेव करते हैं। मोर इनकम मोर रेवेन्यू, जितने ज़्यादा हमारे पास इनकम होगी उतने ज़्यादा हमारे पास इन्वेस्टमेंट के वेन्यू होंगे। हैव लेड टू द एबिलिटी एंड विलिंगनेस ऑफ वर्किंग पीपल, इससे क्या होगा एबिलिटी और विलिंगनेस जो भी है वर्किंग पीपल की वो सेव हो जाती है और वो अपने फंड में इन्वेस्ट करने शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट चैनल, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है किसी भी कंट्री की, वो ग्रेटर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लेकर आती है, जो इंट्रोडक्शन देती है बहुत सारे वास्ट एरिया में इन्वेस्टमेंट आउटलेट में। इन्वेस्टमेंट चैनल का मतलब है कि इन्वेस्टर विलिंग है कि वो कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना चाहता है इंस्ट्रूमेंट में, जैसे कि कॉर्पोरेट में, स्टॉक में, प्रोविडेंट फंड में, या लाइफ इंश्योरेंस में, फिक्स डिपॉजिट्स में, कॉर्पोरेट सेक्टर या यूनिट ट्रस्ट स्कीम्स के अंदर। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट। ऑब्जेक्टिव इसके दो ही हो सकते हैं, दो से ज़्यादा ही बता रखे हैं इनमें। मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न, कि रिटर्न को मैक्सिमाइज़ करना है, जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया उस पर जो इनकम हमारे पास हो रही है वो हमें मैक्सिमाइज़ मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क, की जो हमारा लॉस है, कि जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसको मार्केट में रिस्क मिलेगा, उस रिस्क को कम करना होता है। हैज़ अगेंस्ट इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एक टूल की तरह काम करता है, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट को अर्न नहीं किया जा सकता जैसे जैसे प्राइस लेवल राइज नहीं होंगे, यानी अगर इन्वेस्टमेंट में प्राइस राइज नहीं होंगे तो इन्वेस्टमेंट हमें अच्छा रिटर्न नहीं दे सकता, तो जो रियल रेट ऑफ रिटर्न है वो नेगेटिव हो जाता है। यानी हैज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, ये हमेशा इन्फ्लेशन के एक चुनौती की तरह स्वीकार करेगा। सेफ्टी प्रोवाइड करता है, ये हमारे मनी को लिक्विडिटी देता है कि हम अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल कर सकते हैं, और टैक्स बेनिफिट देता है कि हमें टैक्स के कुछ बेनिफिट इसमें रिसीव हो जाते हैं। Next is return. Rate of return could be defined as the total income the investor received during the holding period expressed as a percentage of purchasing price at the beginning of the holding period। कि जो रेट ऑफ रिटर्न है उसको डिफाइन किया गया कोई भी टोटल इनकम जहाँ पर इन्वेस्टर रिसीव करता है अपने होल्डिंग पीरियड में कोई एक परसेंटेज परचेजिंग प्राइस की, या फिर होल्डिंग पीरियड के लिए। रिटर्न क्या होगा इसमें, एंड पीरियड माइनस में बिगिनिंग पीरियड प्लस में डिविडेंड, की जो हमारा एंड पीरियड वैल्यू है कितना हमें रिटर्न मिलने वाला है लास्ट में विद प्रिंसिपल अमाउंट, उसमें से जो बिगिनिंग पीरियड वैल्यू है उसको लेस कर दिया जाता है और प्लस में उसमें डिविडेंड को जोड़ दिया जाता है, मल्टीप्लाई बाय 100 बिगिनिंग पीरियड वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट है डिवाइड बाय बिगिनिंग पीरियड मल्टीप्लाई 100। रिस्क ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज अनरिलेटेड विद प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एक्चुअल रिटर्न बिकमिंग लेस देन द एक्सपेक्टेड रिटर्न। ये जो भी रिस्क होता है सिक्योरिटीज़ को होल्ड करने का, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी को देखा जाता है एक्चुअल रिटर्न जो हमें मिलेगा एक्सपेक्टेड रिटर्न से। वर्ड रिस्क यहाँ पर सिनोनियम दिखाता है एक फ्रेज का, जिसमें हम रिटर्न की वेरिएबिलिटी को देखते हैं। इन्वेस्टमेंट रिस्क हमारा इंपॉर्टेंट मीज़र है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को निकालने का, क्योंकि जो मिनिमाइजिंग रिस्क, जैसे जैसे रिस्क को मिनिमाइज़ किया जाता है तो हमारा रेट ऑफ रिटर्न भी मैक्सिमाइज कर दिया जाता है। ये इंटर रिलेटिव ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के। हैज़ अगेंस्ट इन्फ्लेशन, की जो रेट ऑफ रिटर्न है
वो इंश्योर करता है कवर अगेंस्ट द इन्फ्लेशन, यानी वो इन्फ्लेशन को पूरी तरह से चुनौती को स्वीकार करते उसको कवर कर लेता है। द रिटर्न द अर्न शुड एश्योर द सेफ्टी ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट, कि जो भी रिटर्न हम उसके बाद अर्न करेंगे वो प्रिंसिपल अमाउंट की सेफ्टी प्रोवाइड करता है। रेगुलर फ्लो होता है इनकम का, और ये हमें इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एक हैज़ देता है, सेफ्टी देता है। सेफ्टी इन्वेस्टमेंट डन विद गवर्नमेंट एश्योर मोर सेफ्टी, कि जो भी इन्वेस्टमेंट हम गवर्नमेंट के लिए करते हैं वो हमें ज़्यादा सेफ्टी देते हैं प्राइवेट पार्टी से। टैक्स बेनिफिट इन्वेस्टमेंट को इनकम टैक्स बर्डन को रिड्यूस करने के लिए भी किया जाता है, जैसे कि सेविंग बोर्ड हो गई या पीपीएफ हो गई या इंश्योरेंस हो गई। नेक्स्ट इज लिक्विडिटी, मार्केटेबिलिटी ऑफ द सिक्योरिटी प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द इन्वेस्टमेंट, की जैसे जैसे हम इन्वेस्टमेंट को मार्केट में लेकर जाते हैं तो वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है। मार्केट में हम उनको सेल कर सकते हैं, उनके ऊपर ट्रेडिंग फैसिलिटी कर सकते हैं। तो स्टॉक जो है वो लिक्विड होते हैं, इनके अंदर गुड मार्केट बन सकता है, एडुकेट रिटर्न हमें मिलेगा, और डिविडेंड के कैपिटल एप्रिसिएशन भी होते रहेंगे। अब क्लासिफिकेशन है इन्वेस्टमेंट के ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे जो फिजिकल इन्वेस्टमेंट है वो आएंगे, जैसे कि हाउस, लैंड, बिल्डिंग, गोल्ड एंड सिल्वर, प्रीशियस स्टोन में इन्वेस्टमेंट किया। ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को दोबारा से क्लासीफाई किया गया है मार्केटेबल, ट्रांसफरेबल इन्वेस्टमेंट में और नॉन मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट में। सिक्योरिटी फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट आर एज फॉलो, कि जो सिक्योरिटी फॉर्म है इन्वेस्टमेंट किया मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट है वो इस तरह से होते हैं, जिसमें सबसे पहले है कॉर्पोरेट बॉन्ड डिबेंचर, जिसमें कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल दोनों डिबेंचर आते हैं। पब्लिक सेक्टर बॉन्ड में टैक्सेबल और टैक्स फ्री आते हैं, और प्रेफरेंस शेयर आएंगे। इक्विटी शेयर्स में न्यू इशू, राइट इशू और बोनस शेयर को इशू किया गया है। नेक्स्ट है नॉन सिक्योरिटी फॉर्म इन्वेस्टमेंट की, यानी जो मार्केट में नहीं जाएंगी, जैसे कि बैंक डिपॉजिट, प्रोविडेंट पेंशन फंड, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, कंपनी डिपॉजिट, प्राइवेट कंपनी शेयर, जिनको हम सेल नहीं कर सकते। नेक्स्ट है क्लासेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, के इंस्ट्रूमेंट की क्लासेस को क्लासिफाइड किया गया है कि बाय ओनरशिप और डेट नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, की जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है उस पर हमारा ओनरशिप है या फिर हमने उसको उधार लिया है। बाय टर्म पीरियड ऑफ मैच्योरिटी, की मैच्योरिटी के हिसाब से शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। और इश्यूअर क्रेडिट वर्दीनेस, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी, प्राइवेट सिक्योरिटी या पोस्ट ऑफिस सर्टिफिकेट हो सकते हैं। ये इश्यूअर क्रेडिट वर्दीनेस, यानी हमें क्रेडिट की फैसिलिटी देते हैं। इन्वेस्टमेंट के अल्टरनेटिव हैं कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव होते हैं, जिसमें फिक्स प्रिंसिपल का इन्वेस्टमेंट होगा, सेविंग अकाउंट होगा या गवर्नमेंट बॉन्ड हो गए। वेरिएबल प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट में प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर आएंगे, और नॉन सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट में बिजनेस वेंचर्स आएंगे। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स में पीएफ और इंश्योरेंस आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज फाइनेंशियल एसेट, की फाइनेंशियल एसेट्स में क्या आते हैं। फाइनेंशियल एसेट में इक्विटी शेयर्स, बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर, नॉन मार्केटेबल फाइनेंशियल एसेट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, म्यूचुअल फंड, लाइफ इंश्योरेंस, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, ये सब आते हैं। तो इक्विटी शेयर क्या होते हैं, ये ओनरशिप कैपिटल को रिप्रेजेंट करते हैं, इनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, इनके पास राइट टू वोट होता है हर एक रिजोल्यूशन के लिए जो कंपनी के सामने रखा जाता है। दे एंजॉय द प्रीम्प्टिव राइट, इनके पास पहले से स्थापित किए गए राइट होते हैं जो उनको इनेबल करते हैं प्रोपोर्शनल ओनरशिप बनाए रखने में। रिस्क होता है रेजिडुअल क्लेम ओवर इनकम, इनके पास रिस्क सिर्फ इतना ही होता है जितनी भी इनको इनकम मिलेगी उसके ऊपर वो क्लेम कर सकते हैं। रिवॉर्ड, पार्टनर प्रोग्रेस में, यानी ये पार्टनर बन जाते हैं। अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट अ कंपनी कैन इशू एज पर द इट्स मेमोरेंडम रिप्रेजेंट ऑथोराइज कैपिटल, तो जो अमाउंट ऑफ कैपिटल है वो एक कंपनी की कैपिटल हो सकती है जो इशू करती है मेमोरेंडम को ऑथोराइज कैपिटल के साथ। जो अमाउंट ऑफर्ड बाय द कंपनी टू द इन्वेस्टर इज कॉल्ड इशूड कैपिटल, जो भी अमाउंट कंपनी ने ऑफर किया इन्वेस्टर को वो इशूड कैपिटल होती है, और जो भी पार्ट होगा इशूड कैपिटल का उसको इन्वेस्टर जब सब्सक्राइब कर लेते हैं तो वो सब्सक्राइब कैपिटल कही जाएगी या पेड अप कैपिटल। पार फेज और नॉमिनल वैल्यू होती है, इसमें मेमोरेंडम में रिटर्न होती है कि पार पे बेचेंगे, फेस वैल्यू क्या है उनकी और नॉमिनल वैल्यू क्या है वो शेयर स्क्रिप्ट में लिखी होती है। इश्यू ऑफ शेयर एट वैल्यू अबव इट्स पार वैल्यू इज कॉल्ड इशू एट प्रीमियम, अगर पार वैल्यू से ऊपर बेचे जाते हैं तो प्रीमियम होगा, कम पे बेचे जाते हैं तो डिस्काउंट होगा, और जो प्राइस शेयर करंटली ट्रेड करते हैं मार्केट में वो मार्केट वैल्यू होती है। ठीक है, फिर ब्लू चिप शेयर है जहाँ पर लार्ज अमाउंट होती है शेयर का, वेल एस्टैब्लिश और फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कंपनीज आती है, इसमें इंप्रेसिव रिकॉर्ड होता है अर्निंग का और डिविडेंड का। ग्रोथ शेयर्स में शेयर्स आएंगे कंपनी के जिनके ऊपर फेयरली स्ट्रॉन्ग पोजीशन है ग्रोइंग मार्केट में, अबव एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ या प्रॉफिटेबिलिटी उनके पास है। इनकम शेयर्स में शेयर्स आएंगे कंपनी के जो फेयरली स्टेबल ऑपरेशन है, लिमिटेड ग्रोथ को दिखाते हैं, अपॉर्चुनिटी है इनके पास और हाई डिविडेंड पे आउट देते हैं। साइक्लिक शेयर में शेयर आते हैं कंपनीज की जो परफॉर्म करती है बिजनेस साइकिल के हिसाब से। डिफेंसिव शेयर्स हो सकते हैं जो शेयर्स कंपनी के रिलेटिवली अनअफेक्टेड होते हैं अप एंड डाउन से। स्पेकुलेटिव शेयर्स होंगे जो जिनका प्राइस फ्लक्चुएट करता रहता है स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग की वजह से। और इक्विटी शेयर जिसमें कॉमन स्टॉक और ऑर्डिनरी शेयर आएंगे। शेयर कैपिटल किसी भी कंपनी की डिवाइडेड की जाती है छोटे छोटे यूनिट्स में, उसको शेयर्स कहा जाता है। जो स्टॉक है वो एग्रीगेट होता है, सारे फुली पेड अप शेयर इक्वल वैल्यू इनको मर्ज कर दिया जाता है फंड में।
नेक्स्ट है राइट शेयर। शेयर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिए जाते हैं बाय कंपनी आर कॉल्ड राइट शेयर। अगर कोई पब्लिक कंपनी चाहती है कि वो अपनी सब्सक्राइब कैपिटल को इंक्रीज़ करे तो वो शेयर्स को इशू करके उसको राइज कर सकती है फ्रॉम इट्स फॉर्मेशन डेट और 1 ईयर, कि उसकी जो फॉर्मेशन डेट है उसके बाद से या फिर 1 साल बाद से जो डेट होगी फर्स्ट अलॉटमेंट की वो इसमें देखी जाती है। द शेयर शुड बी ऑफर्ड फर्स्ट टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। जो भी शेयर सबसे पहले इशू किए जाते हैं वो पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिए जाते हैं उनकी प्रोपोर्शनेट कैपिटल पेड अप के हिसाब से जो उनके पास पहले से है। दिस इज कॉल्ड प्रीएम्प्टिव राइट। इसको प्रीएम्प्टिव राइट कहा जाता है। नेक्स्ट इज डिबेंचर। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1956 डिबेंचर के अंदर डिबेंचर स्टॉक बॉन्ड या फिर कोई और सिक्योरिटी आती है कंपनी की जो कंस्टिट्यूट करती है चार्ज एसेट के ऊपर। डिबेंचर्स को जनरली इशू किया जाता है प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के द्वारा। इसमें एक लॉन्ग टर्म प्रोमिसरी नोट दिया जाता है लोन कैपिटल को रेज करने के लिए। फिर है बॉन्ड्स। दे आर लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट। लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये फिक्स टाइम पीरियड के लिए। बॉन्ड्स को डेट सिक्योरिटीज़ कहा जाता है जो गवर्नमेंट या PSUs के द्वारा चलाई जाती है। डिबेंचर्स डेट सिक्योरिटीज़ होती है जो प्राइवेट सेक्टर कंपनी के द्वारा दी गई है। इनमें पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट दिया जाता है। जितना भी इंस्ट्रूमेंट का लाइफ पीरियड रहेगा तब तक प्रिंसिपल रीपेमेंट की जाती है टाइम ऑफ रिडम्पशन के टाइम पे। नेक्स्ट है डेट सिक्योरिटी इशूड की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, क्वासी गवर्नमेंट के द्वारा। कॉलेबल बॉन्ड्स होते हैं ये वो हैं जो जहाँ पे रिडम्पशन पहले हो जाता है डेट ऑफ मैच्योरिटी से, इसलिए इनको कहा जाता है दिस राइट टू कॉलेबल बॉन्ड। दिस राइट टू कॉल इज अवेलेबल विद द कंपनी। जैसे ही कंपनी कॉल करती है तब हमें अमाउंट रिसीव होती है। तो ये कॉलेबल बॉन्ड्स होंगे। कन्वर्टिबल बॉन्ड जो कन्वर्ट कर दी जाते हैं इक्विटी शेयर में फुली या फिर पार्टली, ठीक है। ये बॉन्ड होल्डर के पास इसके ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। कूपन रेट एक नॉमिनल रेट होता है इंटरेस्ट का जो फिक्स कर दिया जाता है या बॉन्ड सर्टिफिकेट पर प्रिंट किया जाता है। ये कैलकुलेट किया जाएगा फेस वैल्यू के हिसाब से और कंपनी को मैच्योरिटी के टाइम पे किया जाता है। प्रेफरेंस शेयर ये एक हाइब्रिड सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ पर दोनों इक्विटी शेयर और डिबेंचर्स को इंक्लूड किया गया है। यहाँ पर एक फिक्स रेट होता है डिविडेंड का, इसको पे किया जाता है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर का कम्युलेटिव होता है। डिविडेंड स्किप कर दिया जाता है 1 ईयर में तो वहाँ पर सब्सिक्वेंटली उसको पे किया जाता है बिफोर इक्विटी डिविडेंड कैन बी पेड। कि जैसे इक्विटी डिविडेंड पे किया जाएगा उससे पहले इसको सब्सिक्वेंट दे दिया जाता है। ओनली रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैन बी इशूड। इसमें रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को ही इशू किया जाता है। नेक्स्ट इज नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटी। ये रिप्रेजेंट करती है पर्सनल ट्रांजेक्शन इन्वेस्टर और इशूअर के बीच में। बैंक डिपॉजिट, इसमें अलग अलग तरह के बैंक अकाउंट होते हैं जैसे करंट, सेविंग और फिक्स डिपॉजिट। वाइल डिपॉजिट इन करंट अकाउंट डज नॉट अर्न एनी इंटरेस्ट। कि जब कोई करंट अकाउंट में डिपॉजिट करवाता है तो वो किसी भी तरह का इंटरेस्ट अर्न नहीं करता। उसके अंदर जो भी डिपॉजिट वो करेंगे वो एक इंटरेस्ट अर्न करते हैं। लिक्विडिटी यहाँ पर कन्वीनियंस होगा, लो इन्वेस्टमेंट रिस्क होते ही कॉमन फीचर है बैंक डिपॉजिट के। डिपॉजिट शेड्यूल बैंक में किया जाता है तो वो सेफ़ होता है क्योंकि यहाँ पर रेगुलेशन है RBI की और गारंटी किया जाता है एक डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा जिसमें 1 लाख रुपये तक हम डिपॉजिट करवा सकते हैं। फिर कंपनी डिपॉजिट मोबिलाइज बाई कंपनी आर गवर्न बाई प्रोविजन ऑफ सेक्शन 58A कंपनीज एक्ट। ये 58A एक्ट में दिए गए हैं। द इंटरेस्ट ऑफर्ड ऑन दिस फिक्स पीरियड डिपॉजिट इज़ हायर देन व्हाट इन्वेस्टर वुड नॉर्मली गेट फ्रॉम द बैंक। इसमें जो भी इंटरेस्ट ऑफर किया जाता है फिक्स इनकम डिपॉजिट पे वो ज़्यादा होता है जो बैंक से ज़्यादा माना जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग कंपनी यहाँ पर अलाउ करती है कि वो 12.5% तक मैक्सिमम इंटरेस्ट दे सकती है। जो रेट्स है वो डिपेंड कर देते हैं क्रेडिट रेटिंग जो भी कंपनी की ऑफर करती है डिपॉजिट उसके साथ। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम जो इन्वेस्टर के लिए है जो कम सम अमाउंट एक साथ ही देना चाहते हैं और उसके बेसिस पे इंटरेस्ट लेना चाहते हैं। जैसे कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट वहाँ पर 1000 रुपये का होता है या फिर मल्टीपल्स ऑफ रुपीज़ 1000 का होता है। मैक्सिमम डिपॉजिट हर एक अकाउंट में इकट्ठा होता है और वो 4 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता या फिर अगर जॉइंट अकाउंट है तो 8 लाख होता है। और जो टेन्योर है माई स्कीम का वो 6 साल तक रहता है। फिर है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जैसे कि डेट इंस्ट्रूमेंट जिनका मैच्योरिटी 1 साल से कम होता है टाइम ऑफ इशू पे उनको मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। दीज आर हाईली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट। हाईली लिक्विड होते हैं जैसे ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किए जाते हैं। इन पे 2 ड्यूरेशन होती है 91 डेज़ और 364 डेज़। इनको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है और हम इनको रीडिस्काउंट करवा सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। दे आर सोल्ड ऑन द ऑक्शन बेसिस। इनको ऑक्शन बेसिस नीलामी की तरह बेचा जाता है। दे डू नॉट कैरी एन एक्सप्लिसिट इंटरेस्ट रेट। इनके ऊपर कोई एक्सप्लिसिट इंटरेस्ट रेट नहीं होता। इनको डिस्काउंट पर रिडीम एट पार पर रिडीम किया जाता है और इस पर एक इम्प्लिसिट रिटर्न लगाया जाता है जिसमें डिस्काउंट के फंक्शन होते हैं। मैच्योरिटी का पीरियड देखा जाता है। इनके ऊपर 0 डिफॉल्ट रिस्क होता है और एश्योर्ड रिटर्न होता है। इजीली अवेलेबल है ये। नेक्स्ट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो बैंक्स के द्वारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा या मैच्योरिटी जो 3 से 1 साल तक चल रही है उसके साथ दिए जाते हैं। ये बैंक डिपॉजिट है जिनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है एक पार्टी से दूसरी पार्टी में। कॉमर्शियल पेपर जो प्रोमिसरी नोट की फॉर्म में होते हैं इनको होल्डर को
रिडीम कर दिया जाता है। ये इनके ऊपर मैच्योरिटी पीरियड 90 से 180 दिन का होता है और इसका मिनिमम इशू साइज़ 25 लाख रुपए तक होता है। म्यूचुअल फंड, इनको हम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 3 ब्रॉड कैटेगरीज में किया जाता है, जैसे कि फाइनेंशियल एसेट, स्टॉक, बॉन्ड, कैश में, डिपेंडिंग ऑन द एसेट में, ये एसेट में इस पर डिपेंड करता है। म्यूचुअल फंड स्कीम को क्लासीफाई किया गया इक्विटी स्कीम में, हाइब्रिड स्कीम में और डेट स्कीम में। दूसरी तरफ यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी भी देखी जाती है म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर कि ओपन एंडेड है या फिर क्लोज एंडेड है। ओपन एंडेड स्कीम ओपन होती है सब्सक्रिप्शन के लिए, रिडम्पशन के लिए पूरे साल, और क्लोज एंडेड स्कीम सब्सक्रिप्शन के लिए स्पेसिफाइड पीरियड के लिए आती है और रिडीम की जाती है फिक्स डेट पर ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे म्यूचुअल फंड ग्रोथ फंड हो सकते हैं, इनकम फंड हो सकते हैं, बैलेंस फंड हो सकते हैं, एनएवी फंड होता है कोई भी जिसमें कम्युलेटिव मार्केट वैल्यू देखी जाती है सेट की और नेट उसकी लायबिलिटीज देखी जाती है। नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। इंपॉर्टेंट है ये इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस क्या होता है। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की गवर्नमेंट या फिर इन्वेस्टर बिफोर प्रोसीडिंग इनटू इन्वेस्टमेंट फॉर्मुलेट्स द पॉलिसी फॉर सिस्टमैटिक फंक्शनिंग की कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी इन्वेस्टर जब भी इन्वेस्टमेंट को प्रोसीड करता है तो पहले वो उसे एक पॉलिसी बनानी होती है सिस्टमैटिक फंक्शनिंग की, जिसमें डिटर्मिनेशन ऑफ इन्वेस्टिबल वेल्थ, सबसे पहले वो डिटरमाइन करेगा कि उसे कितना इन्वेस्ट करना है। डिटर्मिनेशन ऑफ पोर्टफोलियो ऑब्जेक्टिव कि फिर वो देखेगा कि उसको कितना रिटर्न चाहिए, कितना एप्रिसिएशन चाहिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट एसेट, फिर जो भी पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट एसेट है उसको वो आइडेंटिफाई करेगा यानी मार्केट का एनालाइज करेगा। फिर कंसीडर करेगा इन्वेस्टमेंट एसेट्स के रिस्क और रिटर्न को, वेल्थ को एलोकेट करेगा टेंटेटिव और इन्वेस्टिबल फंड, जिसमें एंटायर इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर रिवॉल्व करता है इन्वेस्टमेंट फंड के साथ। फंड में भी जनरेटेड थ्रू सेविंग और बोरोइंग, फंड को जनरेट किया जा सकता है सेविंग से या बोरोइंग से, या फिर फंड को बोरो किया जा सकता है इन्वेस्टर के द्वारा, तो वो बहुत ज़्यादा केयरफुल तरीके से उसको बोरो करे और इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करे। रिटर्न शुड बी हायर देन द इंटरेस्ट ही पे, रिटर्न इसमें हमेशा हाई रहता है जो भी इंटरेस्ट वो पे करेगा उससे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ, यानी जब भी वो उधार पे पैसा लेगा तो इंटरेस्ट कम होना चाहिए और जो उसको रिटर्न मिल रहा है वो ज़्यादा मिले, तभी उसके इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा है। नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्टिव आर फ्रेम्ड ऑन द प्रीमाइसेस ऑफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जो भी ऑब्जेक्टिव इसमें फ्रेम किए गए हैं वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को दिखाएंगे। रेगुलरिटी होगी इसमें, इनकम की, रिस्क परसेप्शन होगा, लिक्विडिटी की ज़रूरत रहेगी। रिस्क टेकर जो भी होंगे उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि उनको हाई रेट ऑफ रिटर्न अर्न करना है। कैपिटल एप्रिसिएशन की फॉर्म में नॉलेज की, जो नॉलेज होनी चाहिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव की, मार्केट यहाँ पर एक की रोल प्ले करता है पॉलिसी फॉर्मेशन में। इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव रेंज करते हैं सिक्योरिटी से रियल एस्टेट में और रिस्क और रिटर्न एसोसिएट करेगा इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव से और ये एक दूसरे से अलग अलग हो सकते हैं। इन्वेस्टर को हमेशा अवेयर होना चाहिए उसके स्टॉक मार्केट स्ट्रक्चर से और फंक्शन जो भी हैं ब्रोकर के उनसे। इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन, द वैल्यूएशन हेल्प द इन्वेस्टर टू डिटरमाइन द रिटर्न एंड रिस्क एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट इन दी कॉमन स्टॉक। वैल्यूएशन हेल्प करती है किसी भी इन्वेस्टर को ये डिटरमाइन करने में कि उसके पास कितना रिटर्न है और कितना रिस्क वो एक्सपेक्ट करता है इन्वेस्टमेंट से कॉमन स्टॉक में। इंट्रिंसिक वैल्यू या फिर शेयर प्राइस क्या है, उसका अर्निंग रेशियो क्या है। फ्यूचर वैल्यू सिक्योरिटी की एस्टिमेट की जा सकती है सिंपल स्टैटिस्टिकल टेक्निक से, जैसे कि ट्रेंड एनालिसिस से वैल्यूएशन किया जा सकता है। स्टॉक का, डिबेंचर एंड बॉन्ड का वैल्यूएशन कर सकते हैं और या फिर किसी और असेट का भी वैल्यूएशन किया जा सकता है। फिर है इन्वेस्टमेंट या फिर सिक्योरिटी एनालिसिस। थर्ड स्टेप इकोनॉमिक एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और एफिशिएंट मार्केट अप्रोच इसमें लगाई जाएगी कि जैसे ही इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को हमने फॉर्मुलेट कर लिया, बना लिया, तो सिक्योरिटी जो भी होगी उनको स्क्रूटनाइज किया जाएगा मार्केट में, इंडस्ट्रीज में और कंपनी एनालिसिस में। मार्केट एनालिसिस क्या होता है, स्टॉक मार्केट यहाँ पर जनरल इकोनॉमिक सिनेरियो दिखाता है कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कितना ग्रोथ हो रही है, इन्फ्लेशन कितनी जाएगी स्टॉक प्राइजेस को और क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है स्टॉक प्राइस पे इन्फ्लेशन की वजह से। तो जो स्टॉक प्राइस है वो फ्लक्चुएट करते हैं शॉर्ट रन में, लेकिन वो लॉन्ग रन में इनके ट्रेंड्स चलते रहते हैं। इंडस्ट्री एनालिसिस देखा जाएगा कि जो भी इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट कर रही है मेजर सेगमेंट में आउटपुट के लिए, तो इकोनॉमी यहाँ पर ग्रोथ रेट्स को देख सकते हैं, उनके ओवरऑल कंट्रीब्यूशन को देख सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के। कुछ इंडस्ट्रीज बहुत तेज़ी से ग्रो करती है जीडीपी में और कुछ को एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू रखेगी। कंपनी एनालिसिस में, कंपनी एनालिसिस हेल्प करती है इन्वेस्टर को बेटर डिसीजन लेने में, कंपनी की अर्निंग और प्रॉफिटेबिलिटी, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को बनाए रखने में। कैपिटल स्ट्रक्चर मैनेजमेंट यहाँ पर स्क्रीन की जाती है। यहाँ पर अलग अलग तरह के फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डायरेक्ट बेरिंग होती है स्टॉक प्राइजेस की और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर की एप्रिसिएशन दिया जाता है स्टॉक वैल्यू को और कंपनी की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। नेक्स्ट इज पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन की पोर्टफोलियो को बनाया जाएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ डाइवर्सिफिकेशन लेवल की, हम इसमें जो डाइवर्सिफिकेशन लेवल है उसको डिटरमाइन करेंगे। कंसिडरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट टाइमिंग, फिर हम अपने इन्वेस्टमेंट टाइमिंग को कंसीडर करेंगे कि हम अपना इन्वेस्टमेंट बूम पीरियड में करेंगे या फिर डिप्रेशन में। सिलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट असेट, फिर जो भी इन्वेस्टमेंट असेट होगी उसको सिलेक्ट किया जाएगा।
एलोकेट करेंगे अलग अलग इन्वेस्टेबल वेल्थ को। एवेल्युएशन की जा सकती है पोर्टफोलियो की और फीडबैक की। अ पोर्टफोलियो इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटी। पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो एक कॉम्बिनेशन है सिक्योरिटीज़ का। पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट किया जाता है इस मैनर में ताकि इन्वेस्टर के गोल और ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाएं। इन्वेस्टर यहाँ पर डिसाइड करता है कि वो कैसे अपने गोल तक पहुँच सकता है जिससे उसको सिक्योरिटी अवेलेबल हो। टुवर्ड दिस एंड ही डाइवर्सिफाई हिज पोर्टफोलियो एंड अलोकेट फंड अमंग द सिक्योरिटी। इस एंड में वो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करता है और फंड्स को अलोकेट करता है। डाइवर्सिफिकेशन मेन ऑब्जेक्टिव है डाइवर्सिफिकेशन का कि रिस्क को कम करना है इन लॉस ऑफ कैपिटल एंड इनकम, की जो हमारी कैपिटल और इनकम है उसमें हमें नुकसान ना हो, उसके रिस्क को कम करना है। कुछ पोर्टफोलियो है, अलग अलग तरीके हो सकते हैं पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के, जैसे डेट एंड इक्विटी डाइवर्सिफिकेशन। बोथ डेट इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विटी आर कंबाइंड टू कम्प्लीमेंट ईच अदर, की हम जब भी कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं तो डेट इंस्ट्रूमेंट और इक्विटी को इकट्ठा कर दिया जाता है ताकि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते रहे। रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न भी उसके साथ बैलेंस में रहे। इंडस्ट्री डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है, इंडस्ट्री ग्रोथ और उनका जो रिएक्शन है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का एक दूसरे से अलग अलग होता है, डिफर करता है, तो इंडस्ट्रीज डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत होती है रिस्क को कम करने के लिए। कंपनी डाइवर्सिफिकेशन यानी कोई भी सिक्योरिटी अलग अलग कंपनीज़ की उनको परचेज़ किया जा सकता है रिस्क को कम करने के लिए। सिलेक्शन की इसमें जो भी डाइवर्सिफिकेशन लेवल है उसको देखा जाएगा, इंडस्ट्रीज़ और कंपनी का एनालाइज देखा जाएगा और सिक्योरिटीज़ को सिलेक्ट किया जाएगा। पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन कि जो एफिशिएंट मैनेजमेंट है वहाँ पर पोर्टफोलियो में पोर्टफोलियो अप्रेजल और रिवीजन को लेकर आता है। अप्रेजल मतलब जो भी रिटर्न और रिस्क परफॉर्मेंस है सिक्योरिटी की वो टाइम टू टाइम वेरी करेगी। जो अलग अलग डेवलपमेंट है इकोनॉमी की, इंडस्ट्रीज़ की और रिलेवेंट कंपनीज़ की स्टॉक से, जिसमें 14 आर बोट हैव टू बी अप्रेज, की जितने भी स्टॉक्स हमने परचेज किया उनको अप्रेज किया जाए। अप्रेजल वॉर्न करता है लॉस को एंड स्टेप कैन बी टेकन टू अवॉइड सच लॉसेज, की कई बार अप्रेजल की वजह से जब हम इकट्ठा स्टॉक इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें लॉस भी हो सकता है। रिवीजन का मतलब होगा हम अपने अप्रेजल के रिजल्ट को देखते हैं कि लो यील्डिंग सिक्योरिटीज़ हैं उनको हाई रिस्क दे देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं और विद हाई यील्डिंग सिक्योरिटी विद लो रिस्क फैक्टर की, यानी जो हमारी हाई रिस्क है उनको हम रिप्लेस कर देते हैं हाई यील्डिंग सिक्योरिटीज़ के साथ लेकिन लो रिस्क फैक्टर को देखते हुए, टू कीप द रिटर्न एट अ पर्टिकुलर लेवल, ताकि हमारा जो रिटर्न है एक लेवल बनाकर रखे और इन्वेस्टर यहाँ पर अपने कंपोनेंट को पोर्टफोलियो को पीरियडिकली मेजर करते रहे। नेक्स्ट सिक्योरिटी का मतलब है एक डॉक्यूमेंट जो रिप्रेजेंट करता है इन्वेस्टमेंट कि किसी इन्वेस्टर ने किया है। इसमें दो तरह के हो सकते हैं, जैसे कि क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज़ हो सकती है, प्रेफरेंस बॉन्ड या डिबेंचर, और ओनरशिप सिक्योरिटीज़ हो सकती है जैसे कि इक्विटी शेयर्स। डिफरेंस इन्वेस्टर और स्पेकुलेटर के बीच में की टाइम ओरिजन होता है, इसमें हम लॉन्गर टाइम ओरिजन डिवाइन कर सकते हैं। होल्डिंग पीरियड में भी फ्रॉम 1 ईयर टू फ्यू ईयर, होल्डिंग पीरियड 1 साल से कई सालों तक हो सकता है। स्पेकुलेटर थोड़े टाइम के लिए ही बनाए जाते हैं, होल्डिंग पीरियड इनका कुछ दिनों से महीनों तक होता है। रिस्क इसमें मॉडरेट रिस्क होगा और जब स्पेकुलेटर की बात करते हैं तो उसमें हाई रिस्क होता है। रिटर्न मॉडरेट रेट से हमें रिटर्न मिल जाता है, लिमिटेड रिस्क होता है लेकिन इसमें हाई रिटर्न तो मिल जाते हैं बट हाई रिस्क होता है। डिसीजन फंडामेंटल फैक्टर्स इवैल्यूएट करते हैं परफॉर्मेंस को और कंपनी को रेगुलर तरीके से, और यहाँ पर कंसीडर किया जाता है इन्फॉर्मेशन को, हियर से इसको, मार्केट बिहेवियर को। फंड्स यूजेस हिज ओन फंड एंड अवॉइड बोरोड फंड, इसमें खुद के फंड को यूज़ किया जाता है, बोरोड फंड को अवॉइड किया जाता है। स्पेकुलेटर में बोरोड फंड को यूज़ किया जाता है और पर्सनल रिसोर्सेज को सप्लीमेंट की तरह माना जाता है। सेफ्टी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव में हाई डिग्री ऑफ सेफ्टी की डिमांड की जाती है और जो स्पेकुलेटर है वहाँ पर ज़्यादातर रिटर्न पर फोकस किया जाता है सेफ्टी से। इन्वेस्टमेंट वर्सेस गैम्बलिंग है कि इन्वेस्टमेंट और गैम्बलिंग में क्या डिफरेंस है। प्लानिंग होरिजन, इन्वेस्टमेंट में लॉन्गर प्लानिंग होरिजन है, गैम्बलिंग में शॉर्ट प्लानिंग होरिजन होता है। बेसिस ऑफ डिसीजन की साइंटिफिक एनालिसिस किया जाता है, इंटरसेक्ट देखा जाता है सिक्योरिटी का। गैम्बलिंग में सिर्फ टिप्स और रूमर्स होते हैं जिनके ऊपर हम अंदाज़ा लगा के इन्वेस्ट करते हैं। नेचर प्लान एक्टिविटी है इन्वेस्टमेंट में, लेकिन गैम्बलिंग एक तरह से अनप्लान्ड एक्टिविटी है। रिस्क इसमें कॉमर्शियल रिस्क होता है और गैम्बलिंग में आर्टिफिशियल रिस्क है। रिटर्न एक्सपेक्टेशन की जो भी रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ है वो सारा एक रिटर्न हमें देगा, लेकिन गैम्बलिंग में कई बार नेगेटिव रिटर्न्स भी एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। मोटिव जो भी प्रिंसिपल है सेफ्टी का और स्टेबिलिटी ऑफ रिटर्न का वो फॉलो किया जाता है और इसके अंदर गैम्बलिंग में एंटरटेनमेंट होता है, यानी वो मज़े के साथ गेम वगैरह सट्टाबाजी करके मज़े के साथ अर्निंग करते हैं। नेक्स्ट इज स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन एक एक्टिविटी है जो कंट्रोरी है, लिटरली मीनिंग इसका कहता है कि इन विच अ पर्सन अज्यूम हाई रिस्क, पर्सन हाई रिस्क अज्यूम करता है ओपन विदाउट रिगार्ड फॉर द सेफ्टी ऑफ हिज इन्वेस्टेड प्रिंसिपल, कि उसमें जो बिना किसी सेफ्टी के वो बहुत ज़्यादा कैपिटल गेन को अचीव करना चाहता है। द टाइम स्पेन इन विच द गेन इज हाउ टू बी मेड इज़ यूजफुल वेरी शॉर्ट, और जो भी टाइम स्पेन होता है गेन का वो थोड़ा छोटा माना जाता है। इन्वेस्टमेंट में हम मनी को असेट्स में लगाते हैं जो नेसेसरी ऑर्डर करता है एक सीरीज़ को एंजॉय करने में, उसके रिटर्न्स को एंजॉय करने में। इन्वेस्टर सेक्रीफाइस कर सकते हैं कुछ मनी एंटिसिपेशन में या फिर फाइनेंशियल रिटर्न के लिए फ्यूचर में। ही इंडल्ज इन अ बिट ऑफ स्पेकुलेशन,
वो स्पेकुलेशन में इन्वॉल्व हो सकता है। देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ स्पेकुलेशन इन्वॉल्व इन ऑल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इसमें एक एलिमेंट होता है स्पेकुलेशन का हर एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए। हाउएवर इट डज़ नॉट मीन दैट ऑल इन्वेस्टमेंट आर स्पेकुलेटिव बाय नेचर, ये ज़रूरी नहीं है कि सारे इन्वेस्टमेंट स्पेकुलेटिव होते हैं, कुछ जेन्युइन भी होते हैं जो केयरफुली डिसीजन के द्वारा लिए गए होते हैं। ऑन द अदर हैंड स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट केयरफुल है, थॉट आउट डिसीजन इनके ऊपर होता है। दे आर बेस्ड ऑन टिप्स एंड रूमर, ये भी टिप्स एंड रूमर के ऊपर बेस्ड होते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिस्टिंग्विश किया जा सकता है स्पेकुलेशन से 3 वेज में, रिस्क, कैपिटल गेन और टाइम पीरियड के हिसाब से। रिस्क में डेफिशिएंट फाइनेंशियल मीनिंग होता है, यानी पॉसिबिलिटी होती है कि लॉस हो सकता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में। इन्वेस्टमेंट में लिमिटेड रिस्क होता है। स्पेकुलेशन में इन्वेस्टमेंट जब किया जाता है तो हाई रिस्क को कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट स्पेकुलेशन में बाइंग होती है सिक्योरिटी की लो प्राइस पर और हाई प्राइस होता है कैपिटल का गेन का। इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व करता है लॉन्ग टर्म एलोकेशन ऑफ फंड, कि लंबे समय तक हम फंड्स को एलोकेट करेंगे, लेकिन स्पेकुलेशन में हम सिक्योरिटीज़ को शॉर्ट टर्म के लिए भी होल्ड करते हैं और उनको ट्रेडिंग करते हैं हायर गेन के लिए। स्पेकुलेशन इन्वॉल्व करता है हायर लेवल ऑफ रिस्क, कि इसमें रिस्क ज़्यादा होता है और ज़्यादा अनसर्टेन एक्सपेक्टेशन होता है रिटर्न का। इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री नहीं होते और लेकिन रिस्क को कैलकुलेट किया जा सकता है। द एक्सपेक्टेड रिटर्न इज़ कंसिस्टेंट विद द रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है वो कंसिस्टेंट रहेगा इन्वेस्टमेंट के रिस्क के साथ। टाइप्स ऑफ